हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर नेटवर्क वाली पूरी यूनिट को। जो यूनिट सेकंड है जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क है, उस कंप्यूटर नेटवर्क वाली पूरी यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। ये सारे टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नेटवर्किंग वाली यूनिट से, वो सारे जो है आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। 15 नंबर जो है कम से कम आप जो है इसको देख के अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, सिंपल टर्म में जो है मैं कंप्यूटर नेटवर्क को आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या है, एक इंटरकनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में, जहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। किस चीज़ के लिए कनेक्टेड होते हैं? इन्फॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में और डिवाइसेज भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि खाली कंप्यूटर्स ही होंगे, उसके अलावा बहुत सारी डिवाइस हो सकती हैं, जैसे मोबाइल फोन है, प्रिंटर है, तो इस टाइप की डिवाइसेज भी उसमें हो सकती हैं। तो ये सारी डिवाइस जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं इन्फॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो इस तरीके से जो ग्रुप फॉर्म होता है इन डिवाइसेस का कनेक्ट करके, इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप आप लोग को इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, होस्ट होता है या फिर आप बोल सकते हैं नोड होता है, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल होता है, सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क सर्विसेज होती हैं। तो इन कंपोनेंट को जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले अगर हम बात करें होस्ट या नोड की, तो होस्ट या नोड की अगर हम बात करें तो होस्ट या नोड जो है वो ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं जो कि आपका कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क के अंदर। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर हम कहें कि कोई भी कंप्यूटर अगर आपका नेटवर्क में कनेक्टेड है तो उसको सिंपली आप बोलेंगे नोड, या फिर आप उसको होस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर जो है इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। तो सिंपल वे में अगर हम कहें किसी भी नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको हम नोड बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वर की। तो देखिए सर्वर क्या है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंदर जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे नेटवर्किंग टास्क को करने के लिए। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ये जो है पूरे ओवरऑल नेटवर्क को मैनेज करता है, और साथ ही साथ जो भी कंप्यूटर होते हैं, जो डिवाइस होती हैं, उनको जो है कंट्रोल करता है और डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है। मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो करवाने में हेल्प करता है। तो ये एक तरीके का पावरफुल कंप्यूटर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इस नेटवर्क में एक सर्वर आपका लगा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है क्लाइंट। तो क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो है वो क्या होता है, एक तरीके का होस्ट कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सर्विसेज को लेता है सर्वर से। मतलब कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है और वो जो है सर्वर से सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्लाइंट। बस जो क्लाइंट के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है नेटवर्किंग हार्डवेयर भी होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क में जो है कनेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जैसे कि मॉडेम है, प्रिंटर है, राउटर है। तो इस तरीके के नेटवर्किंग हार्डवेयर भी आपके नेटवर्क में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि एक पाथ जिसके थ्रू जो है डेटा ट्रांसमिट होगा। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो किस तरीके से होगा, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो आपका वायर हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर के थ्रू अगर जा रहा है तो वहां पे बोलेंगे आप वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल, और अगर वायरलेसली जा रहा है तो आप बोलेंगे कि वहां पे जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कैसा है, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है। तो कम्युनिकेशन चैनल का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक पाथ जिसके थ्रू जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट होगा, वो चाहे केबल के थ्रू हो चाहे आपका वायरलेसली हो। तो इसी को कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कि नेटवर्क में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो क्या करते हैं आपके नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो सके और डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग टास्क जो है वो वहां पे परफॉर्म हो पाए। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क के टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेनली आपके सिलेबस में ये 4 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क दे रखे हैं। पहला है पैन जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड है लैन जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड है मैन, इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फोर्थ है वैन जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन चारों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैन की। तो देखिए पैन जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ही छोटे एरिया में फैला हुआ होता है। मतलब कि कोई ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज में फैला हुआ है, जैसे कि आपने जो है मोबाइल फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर जो है डेटा केबल से जो है अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लिया, तो वहां पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो आपका पैन होगा। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो दो मोबाइल फोन के अंदर अगर ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसमिट करते हैं आप, तो वो
भी आपका पैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दो डिवाइसेस के बीच में आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर 2-3 डिवाइस जो है वो आपने छोटे से एरिया में कनेक्ट कर लिए हैं, उनके बीच में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं लैन की। तो लैन की फुल फॉर्म आपको बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क होती है और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपका पूरी एक बिल्डिंग में या फिर एक रूम में फैला हुआ हो सकता है या फिर जो है आसपास 2-3 बिल्डिंग में भी फैला हुआ हो सकता है। तो इस तरीके का जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे नॉर्मली जो आपके कॉलेज में या स्कूल में जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क है तो वो किस टाइप का नेटवर्क है, तो आपको बताना होगा लोकल एरिया नेटवर्क। या मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि आसपास में 2-4 बिल्डिंग है तो उनके बीच में जो नेटवर्क होगा वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, तो आसपास की जो बिल्डिंग्स होंगी उनमें भी जो नेटवर्क होगा वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो बिल्डिंग हो वहाँ पे वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं मैन की। तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपका पूरे एक सिटी में फैला हुआ हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं एक टाउन में फैला हुआ हो सकता है। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि आपका 30 या 40 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ हो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो केबल टीवी नेटवर्क होता है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा आपसे इस तरीके की सिचुएशन दी जाए कि यहाँ पे कोई कंपनी है जिसके 4-5 ऑफिस हैं एक ही सिटी के अंदर और अलग अलग एरिया में है, मतलब है एक ही सिटी में लेकिन अलग अलग एरिया में है, तो उनके बीच में कौन सा नेटवर्क होगा, तो उनके बीच में भी जो नेटवर्क होगा वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होगा, मतलब कि मैन होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा नेटवर्क जो कि एक ही सिटी में फैला हुआ है तो वो आपका मैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की जो कि है आपका वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपका एक बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। मतलब कि एक कंट्री के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क है जो कि फैला हुआ है तो वो आपका वैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। या कोई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो वो भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क का। इसके अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि एक कंपनी है जिसके 4-5 ऑफिस हैं अलग अलग सिटी में है, तो वहां पे जो नेटवर्क सेटअप होगा वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, तो वहां पे भी जो है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होगा। देखिए, जब एक सिटी से दूसरे सिटी में आपका नेटवर्क चला जाए तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर एक ही सिटी के अंदर है तो आपका क्या होगा, मैन होगा, लेकिन एक सिटी से अगर बाहर चला गया तो वो हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चारों ही टाइप के मैंने नेटवर्क आपको समझा दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कि कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस होती हैं और उनका काम क्या होता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉडेम है, हब है, रिपीटर है। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडेम को। तो देखिए, मॉडेम क्या होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो करती क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में फॉर्म करती है और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको दोबारा से क्या है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो एक तरीके से इसका जो है काम क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करने का होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो कोई कंप्यूटर जब डेटा सेंड करेगा तो वो डिजिटल फॉर्म में जाएगा, लेकिन कोई टेलीफोन लाइन होगी जिसके थ्रू होकर डेटा जाएगा तो टेलीफोन लाइन में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डेटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉडेम होगा उसके पास में जैसे वो सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद में जो आपका कंप्यूटर जहाँ पे कि डेटा जा रहा है उसके पास में भी एक मॉडेम लगा हुआ होगा, तो वहाँ पे जब रिसीव होगा तो ये मॉडेम क्या करेगा, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और इसको जो है प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि इस कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा। और इसी तरीके से जब ये कंप्यूटर भेजेगा तो यहाँ से डिजिटल फॉर्म में भेजेगा और ये क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद में इधर को ट्रांसमिट कर देगा और फिर ये वाला मॉडेम क्या करेगा, इसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस कंप्यूटर को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका मॉडेम का काम होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉडेम क्या होता है और इसका काम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की जो कि है ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट कार्ड क्या होता है, देखिए ईथरनेट कार्ड को जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट में जो है इसको आप एनआईसी भी बोल देते हैं। और इस कार्ड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। तो ये कार्ड करता क्या है, आपके कंप्यूटर को वायर की हेल्प से नेटवर्क में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं वायर की हेल्प से अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना तो वो आप कर सकते हैं इस कार्ड की हेल्प से। इस कार्ड में जो है इस तरीके की पोर्ट दे रखी होती है जिसमें कि आप क्या करते हैं, केबल को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में जो आपका कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क में कनेक्ट
हो जाता है। इसकी हेल्प से देखिए हम ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है इंटरनेट का वो भी एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कार्ड होता है वो आपको कंप्यूटर को वायर की हेल्प से नेटवर्क में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और इस कार्ड का एक परमानेंट एड्रेस होता है जिसको कि मैक एड्रेस बोलते हैं। हालांकि इस कार्ड को एक और एड्रेस भी मिलता है, लेकिन वो एड्रेस कब मिलता है, वो एड्रेस आपके कंप्यूटर को तब मिलेगा, मतलब कि इस कार्ड को तब मिलेगा जब आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा। तो उस केस में जो है वो आपका एड्रेस मिलता है, लेकिन वो एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, जिसको कि हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो ये आईपी एड्रेस जो है वो आपके इस कार्ड को तभी मिलेगा जब आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट होगा, और ये जो है परमानेंट नहीं होता है। ये आईपी एड्रेस जो है वो आपका चेंज होता रहता है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ये परमानेंटली इसी पे रहता है, मतलब कि हर एक कार्ड पे आपका रहता है। तो आई होप आप लोगों को इथरनेट कार्ड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि हमारा RJ45 कनेक्टर। तो देखिए RJ45 जो कनेक्टर होता है वो स्पेशल टाइप का कनेक्टर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कि जो मैंने अभी आपको इथरनेट कार्ड दिखाया था वहाँ पे जो पोर्ट थी, देखिए यहाँ पे ये जो पोर्ट थी, इस पोर्ट में ये आपका ये वाला कनेक्टर जो है कनेक्ट होता है। तो इसका काम यही होता है जिससे कि आप जो है अपनी केबल के थ्रू जो है कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाए नेटवर्क में। तो ये जो कनेक्टर होता है इसी कनेक्टर को बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है रिपीटर। तो देखिए रिपीटर जो है वो स्पेशल टाइप की डिवाइस है जो कि आपके जो सिग्नल होते हैं उनको रीजनरेट करने का काम करती है। मतलब कि सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो ये सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई करता है। जैसे एम्पलीफायर क्या करता है, जो साउंड होती है उसको एम्पलीफाई करता है, तो उसी तरीके से रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को आपके रीजनरेट करता है। देखिए होता क्या है, जब एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो वहाँ पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर है और सपोज कि यहाँ पे कंप्यूटर है, तो ये मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा, चाहे केबल के थ्रू किया जाए चाहे वाईफाई की हेल्प से किया जाए, तो जब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है तो सिग्नल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, मतलब कि वीक होने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, डिवाइस को लगा दिया जाता है, मतलब कि जो रिपीटर डिवाइस है इसको लगा दिया जाता है यहाँ पे, और ये क्या करता है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है उसको दोबारा से रीजनरेट कर देता है, जिससे कि जो सिग्नल है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सके और वहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो यही काम होता है रिपीटर का। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ने इतना सारा लिख रखा है, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ हो उस पर मत जाइएगा, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने याद करने के लिए, मतलब कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन वही हैं जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट में करवा रखी हैं। मतलब कि जो डिटेल में बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन करा था तो उसी में की जो है ज़्यादातर प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपका रिविजन भी हो पाए और आप जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को रिपीटर के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि रिपीटर का काम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है हब। तो देखिए हब जो है वो एक स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है जो कि आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब कि वायर की हेल्प से अगर आप चाहते हैं नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना तो वो आप जो है हब की हेल्प से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 8-10 कंप्यूटर हैं और इन सबको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हब में जो है केबल कनेक्ट कर देंगे सबकी। मतलब कि यहाँ पे एक केबल जो लेंगे कंप्यूटर से और उस केबल को जो हब में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से होगा कि जितने भी कंप्यूटर होंगे वो आपस में सब कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हब में एक ड्रॉबैक रहता है। ड्रॉबैक क्या रहता है कि यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो सभी के पास में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैसेज आता है वो सारी पोर्ट पे जाता है। यहाँ पे जो पोर्ट होती है जिनमें कि कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं, तो जो डेटा रिसीव होता है वो सभी पोर्ट पे होता है। तो ये जो है कोलाइजन यहाँ पर रहता है, मतलब कि एक कंप्यूटर के लिए सेंड किया गया तो वो सबके पास में पहुंच जाता है। तो ये ड्रॉबैक यहाँ पे रहता है। मेनली इसका जो यूज है वो इंटरनेट शेयरिंग के लिए किया जाता है। तो आई होप आप लोग को हब डिवाइस का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्विच की। तो स्विच भी देखिए हब की तरह ही होता है, मतलब इसका काम भी जो है बिल्कुल हब के जैसा ही होता है। ये भी जो है आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए आप स्विच का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्विच होता है ये हब से ज़्यादा एडवांस होता है। किस तरीके से एडवांस होता है, देखिए एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब कि एक नेटवर्क में नंबर ऑफ डिवाइस ज़्यादा कनेक्ट आप कर सकते हैं स्विच की हेल्प से। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो स्विच से ज़्यादा होती है। और एक यहाँ पे एडवांसमेंट ये रहता है कि यहाँ पे डेटा जिस कंप्यूटर के लिए भेजा गया होगा तो उसी पोर्ट पे जाएगा, बाकी सब पे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है। तो ये हब की तरह नहीं है कि सब पे ट्रांसमिट कर दिया, ये ज़्यादा एडवांस होता है। तो आई होप आप लोग को स्विच भी समझ में आ चुका होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है राउटर। राउटर बोलिए या फिर रूटर बोलिए, कुछ लोग इसको रूटर भी बोलते हैं और राउटर भी बोलते हैं। तो राउटर की बात कर लेते हैं। तो राउटर जो है वो एक स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है जो कि आपके दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। मतलब कि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, जैसे कि लैन को मैन से कनेक्ट करना है तो वहां पर राउटर का यूज होगा। मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। बस इतनी सी चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि राउटर जो है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा एडवांस होता है। यहाँ पे जो है ये पैकेट को भी फिल्टर कर सकता है और साथ ही साथ ये डिसाइड कर सकता है कि जो पैकेट है वो किस रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट होगा। तो ये एडवांसमेंट भी यहाँ पे रहता है। तो आई होप आप लोग को राउटर का भी यूज समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं गेटवे की। तो देखिए गेटवे क्या है। गेटवे हम बोलते हैं ऐसे पॉइंट को जहां से कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा हो। अब देखिए गेटवे कोई भी डिवाइस हो सकती है, मतलब कि जो भी डिवाइस यहाँ पे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है तो वो आपका गेटवे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है और एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है। अब इन दोनों को जो है आप किसी डिवाइस की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, तो जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो बॉर्डर पॉइंट है जहां से कि एक नेटवर्क एंड हो रहा है, दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, तो इस कनेक्शन पॉइंट को ही हम बोलते हैं गेटवे। जैसे कि भी दो स्टेट के बीच में जो बॉर्डर होता है या दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होता है, जहां से कि एक कंट्री की सीमा एंड होती है, दूसरी कंट्री की सीमा जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस जो पॉइंट है जहां से ये काम हो रहा है उसी को हम गेटवे बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे कंप्यूटर में भी है कि जहां से आपका एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट हो रहा है उसी पॉइंट को हम गेटवे बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग टोपोलॉजीज को। तो टोपोलॉजीज की अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए टोपोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से अरेंज होंगे, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे कि घर बनाते टाइम हम उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे जो है बाथरूम होगा, कहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं, तो उसी तरीके से किसी नेटवर्क को प्लान करने से पहले उसमें जो हम टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे रहेगा, सर्वर कहाँ पे होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी है, ये भी कई सारे टाइप की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 3 टाइप्स की हैं, बस, स्टार एंड ट्री। ये 3 टाइप की टोपोलॉजी हैं। तो चलिए इनको तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो देखिए बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो एक बस की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, एक केबल रहती है, एक मेन केबल होती है और इस मेन केबल से ही जो है सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जैसे कि देखिए बस में क्या होता है, लेफ्ट साइड में सीट होती है और राइट साइड में सीट होती है इस तरीके से, और बीच में जो है स्पेस होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका रहता है कि एक मेन केबल होती है, ये मेन केबल होती है और इस मेन केबल से ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये बस की शेप में जो है आपका फॉर्म हो जाता है, इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ड्रॉबैक रहता है, मतलब कि ये कह सकते हैं कमी रहती है इस टोपोलॉजी में कि इस केबल पे ही पूरा नेटवर्क डिपेंड होता है। अगर ये केबल आपकी खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मैसेज ट्रैवल करेगा वो सभी कंप्यूटर्स के पास में पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पे जो केबल होती है उसी से सारे कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो जो मैसेज होता है, मतलब डेटा ट्रांसमिट होता है, वो सभी कंप्यूटर्स के पास में पहुँच जाता है। तो आई होप आप लोग को बस टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की, जो कि है स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे इस नेटवर्क में एक मेन डिवाइस होती है जो कि आपकी हब हो सकती है या फिर स्विच हो सकती है। तो उसी मेन डिवाइस से जो है बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए होते हैं। देखिए एक मेन डिवाइस हो गई और इसी से सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए होते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दीजिए, सेकंड को कर दीजिए, थर्ड को कर दीजिए, फोर्थ को कीजिए। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सारे के सारे इस हब या फिर स्विच से कनेक्ट होंगे। और इसी तरीके से क्या होगा, एक तरीके से स्टार जो है लॉजिकली फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप की टोपोलॉजी होती है उसको जो हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे भी देखिए एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये जो आपकी सेंट्रल डिवाइस होती है, ये जो अगर आपकी फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो आपका ठप हो सकता है, मतलब कि बंद हो सकता है। और यहाँ पे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इस नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सेंट्रल डिवाइस को मैनेज करना पड़ता है, बाकी जो है कंप्यूटर्स को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज हो जाएगा और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप आप लोग को स्टार टोपोलॉजी भी समझ में आगे होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की, जो कि है ट्री।
तो ट्री टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो ट्री की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि जैसे ट्री में जो है आपकी ब्रांचेस होती हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर की यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि आपका देखिए, मान लीजिए एक नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद में इस कंप्यूटर से जो है और आगे कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, और इसके आगे भी हो सकता है कोई और कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग चलती है। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है, मतलब इस टाइप के शेप में जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो उसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और देखिए, इस टोपोलॉजी को जो है आप हायरार्की टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक नेटवर्क में जो है कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब कि नोड को आइडेंटिफाई किया जाता है। नोड बोलिए या फिर कंप्यूटर बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो देखिए, एक नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने की अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कई सारे तरीके होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला तरीका है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के थ्रू जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क में आइडेंटिफाई हो सकता है। तो मैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मैक एड्रेस होता है वो किसको मिलता है, एक आपका इथरनेट कार्ड होता है जिसको कि एनआईसी भी बोलते हैं। तो उस कार्ड का ये फिजिकल एड्रेस होता है, कह सकते हैं परमानेंट एड्रेस होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने देखिए आपको बताया था कि इस तरीके का आपका एनआईसी कार्ड होता है, या फिर आप इसको इथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो इथरनेट कार्ड होता है इसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। इस तरीके से आपका जो है मैक एड्रेस होता है, इसी को फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। तो ये यूनिक एड्रेस होता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सब में ये जो है आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। इथरनेट कार्ड अगर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, कह सकते हैं जो एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जिसको कि हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो इस मैक एड्रेस से सारे कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो आईपी एड्रेस से भी जो है वो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपका नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उस कंप्यूटर को जो है एक आईपी एड्रेस मिलता है। मतलब कि जो आईपी एड्रेस होता है ये परमानेंट नहीं होता है। जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होता है तो उस टाइम पे जो है आप इसको मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को मिल जाता है। तो जो आईपी एड्रेस होता है ये भी हर एक कंप्यूटर का यूनिक होता है। मतलब कि एक नेटवर्क में कोई भी दो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते। और ये आईपी एड्रेस भी जो है वो आपके इसी कार्ड को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए आप केबल लगा देते हैं तो इसी कार्ड को मिलता है, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है जब आप अपने कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करें नेटवर्क में और उसके बाद में दोबारा से कनेक्ट करें, तो उस टाइम पे जो है ये आईपी एड्रेस आपका दूसरा हो सकता है। लेकिन एक टाइम में एक नेटवर्क में कोई भी दो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते। और आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। तो वर्जन 4 का आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और वर्जन जो 6 होता है उसका आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मतलब कि जो वर्जन 6 आईपी एड्रेस होता है वो आपका हेक्साडेसिमल डिजिट में होता है, लेकिन जो वर्जन 4 होता है इसका आईपी एड्रेस ओनली न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं वर्जन 4 और वर्जन 6 में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और कम्युनिकेशन। तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, ये कुछ भी जो है वो आपका डेटा हो सकता है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो डेटा आप सेंड और रिसीव कर रहे हैं उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो इसके तरीकों की बात कर लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है और कौन कौन से यहाँ पे टर्म होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन की, तो डेटा कम्युनिकेशन में जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक सेंडर होता है, एक यहाँ पे रिसीवर होता है, एक ट्रांसमिशन मीडिया होती है, एक मैसेज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें सेंडर की, तो सेंडर का सिंपल सा मतलब है उस डिवाइस या फिर कंप्यूटर से जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। मतलब कि एक नेटवर्क में वो कंप्यूटर जो कि डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है उसको सेंडर बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसीवर की, तो देखिए रिसीवर सिंपल सा मतलब है कि वो कंप्यूटर जो कि डेटा को रिसीव कर रहा है उसे बोलते हैं रिसीवर। या फिर कंप्यूटर की जगह कोई और डिवाइस भी हो सकती है, जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, मतलब कोई भी वो डिवाइस जो डेटा रिसीव कर रही है वो आपका हो जाएगा रिसीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसेज की। तो देखिए, मैसेज की अगर हम बात करें तो मैसेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि सेंड की जा रही है। मतलब कि सेंडर वाले कंप्यूटर से रिसीवर वाले कंप्यूटर तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसी को हम बोलते हैं मैसेज। और इस मैसेज में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, या फिर इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसी को बोला जाता है मैसेज।
इसके अलावा हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में एक चीज़ और होती है जो कि है कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, जो मैंने आपको कम्युनिकेशन चैनल बताया था उसी को यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया भी बोला जाता है। मतलब कि वो मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि चाहे तो केबल के थ्रू हो रहा हो, चाहे आपका वायरलेसली हो रहा हो। तो यहाँ पे जो भी वायर्ड मीडियम है या फिर जो वायरलेस मीडियम है उन्हीं को बोला जाता है कम्युनिकेशन मीडिया, जिसके थ्रू जो है मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोकॉल होते हैं, तो प्रोटोकॉल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल, जो कि बताते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा। मतलब कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा और क्या डेटा ट्रांसमिट होगा। तो आई होप आप लोग को प्रोटोकॉल भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन मीडिया होती है उनकी कैपेसिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं। मतलब कि जो भी मीडिया है, चाहे वायर वाली हो चाहे वायरलेस वाली हो, उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक है बैंडविड्थ और एक होता है डेटा ट्रांसफर रेट। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे बैंडविड्थ की। देखिए, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब कि चाहे कोई वायर हो या फिर कोई वायरलेस मीडिया हो, तो उसमें जो है कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके एक बार में ट्रांसमिट की जा सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जा सकती है एक टाइम में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट होगी। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की, अगर मैं बात करूँ केबल की, तो एक केबल में जो है एक बार में कितना डेटा जा सकता है, मतलब कितना डेटा जो है वो कैरी कर सकती है, मैक्सिमम डेटा कितना कैरी कर सकती है, तो वही हो जाएगी उसकी बैंडविड्थ। मतलब कि उसकी जो कैपेसिटी है सिग्नल को कैरी करने की, उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए यूनिट होती है किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, इस तरीके से यूनिट्स होती हैं। अब दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। तो डेटा ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो ये जो है डिटरमाइन करती है कि एक सेकंड में कितने सिग्नल जो है वो आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं। मतलब कि एक सेकंड में सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की जितनी डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होगी उतना ही फास्ट कम्युनिकेशन वहां पे हो पाएगा। तो डेटा ट्रांसफर रेट को जो है मेजर करते हैं केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस और टीबीपीएस में। मतलब कि आप लोगों ने देखा ही होगा मोबाइल फोन में एमबीपीएस या केबीपीएस में आपको स्पीड मिलती है, तो वो एक तरीके की क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट होती है कि एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपको रिसीव हो रहा है। तो आई होप आप लोग को डेटा ट्रांसफर रेट भी समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आप लोग को डेटा ट्रांसफर रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के, कि किस किस टाइप का डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो देखिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो कि आपका वन डायरेक्शन में होता है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोला जाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे कि टेलीविजन जो होता है वो हमारा क्या करता है, सिग्नल को ओनली रिसीव करता है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है इसी को बोला जाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, मतलब कि अगर डेटा रिसीव हो रहा है तो सिर्फ रिसीव ही होगा, सेंड नहीं किया जा सकता, और अगर सेंड हो रहा है तो सिर्फ सेंड ही होगा, रिसीव नहीं किया जा सकता। तो जो वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है उसी को बोला जाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो देखिए, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं जहां पे कि दोनों काम हो सकते हैं। मतलब कि डेटा को सेंड भी किया जा सकता है और डेटा को रिसीव भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों काम एक ही टाइम पे नहीं होंगे। मतलब कि एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो डेटा सेंड होगा या फिर रिसीव होगा। जैसे कि जो वॉकी टॉकी होते हैं उनमें क्या होता है, एक टाइम पे जो है अगर डेटा सेंड हो रहा है तो सिर्फ सेंड ही होगा। जैसे कि मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, तो जो वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है एक पर्सन, तो दूसरा वाला उसको सुन रहा होता है। जब दूसरा बोलना स्टार्ट करता है तो पहला वाला पर्सन क्या होता है, सुन रहा होता है। मतलब कि एक टाइम पे या तो डेटा सेंड होगा या फिर रिसीव होगा। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे कम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं जहां पे कि दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हो। मतलब कि डेटा सेंड भी हो रहा हो और डेटा रिसीव भी हो रहा हो, जैसे कि कंप्यूटर्स में नॉर्मली होता है। तो कंप्यूटर में आप डेटा को एक टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं और एक ही टाइम पे डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं हम स्विचिंग टेक्निक को। तो देखिए, स्विचिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो दो टाइप की स्विचिंग टेक्निक होती है। एक होती है सर्किट स्विचिंग
और एक होती है पैकेट स्विचिंग। तो पहले बात कर लेते हैं सर्किट स्विचिंग की। तो देखिए सर्किट स्विचिंग में होता है क्या, एक फिजिकल पाथ होता है, मतलब कि एक फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू जो है वो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक डेटा पैकेट जहाँ से ट्रांसमिट होगा बाकी सारे डेटा पैकेट भी वहीं से ट्रांसमिट होगा। मतलब एक अगर फिजिकल पाथ ये स्टैब्लिश कर दिया है तो एक पैकेट अगर मान लीजिए ये वाला पैकेट यहाँ से आया तो बाकी पैकेट जो है इसी के पीछे पीछे इस तरीके से इसी रूट के थ्रू आएंगे और कोई रूट वो नहीं लेंगे। मान लीजिए ये रूट भी अवेलेबल है और ये रूट भी अवेलेबल है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो ये वाला रूट वो फॉलो नहीं करेंगे और ना ही ये वाला रूट फॉलो करेंगे। जहाँ से पहला पैकेट गया है वहीं से जो है सारे के सारे पैकेट ट्रांसमिट होंगे। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं हम पैकेट स्विचिंग की। तो देखिए पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो है डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो मल्टीपल रूट के थ्रू जो है ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट होना है तो यहाँ से मान लीजिए पहला वाला पैकेट जो है वो हो सकता है इस वाले रूट से गया, लेकिन इसके बाद में जरूर नहीं कि जो सेकंड पैकेट होगा वो भी इसी रूट से जाए, हो सकता है वो इस वाले रूट से इस तरीके से यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जो डेटा पैकेट डिफरेंट रूट से जो है रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। और यहाँ पे देखिए फिजिकल पाथ कोई भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं हर पैकेट के पास में जो है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है। तो हर पैकेट को पता होता है कि उसे कहाँ पे पहुँचना है, तो वो किसी भी रूट से जा सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। तो देखिए ट्रांसमिशन मीडिया मैं ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ट्रांसमिशन मीडिया बोल दूं या फिर कम्युनिकेशन चैनल बोल दूं या फिर कम्युनिकेशन मीडिया बोल दूं, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसमिट होता है जिस पाथ के थ्रू होता है, मतलब कि चाहे वायर के थ्रू हो चाहे वायरलेसली हो, जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए, उसी पाथ को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है गाइडेड, मतलब कि वायर्ड जो मीडिया होती है जहाँ पे कि वायर यूज हो रहा होता है उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। तो सिंपली यहाँ पे फिजिकल लिंक होता है, मतलब कि एक वायर बिछा हुआ होता है जिससे कि एक कंप्यूटर से सिग्नल निकलता है और दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचता है। तो जो वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है उसी को बोला जाता है वायर ट्रांसमिशन मीडिया या फिर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जो वायर होता है वो सिग्नल को गाइड करता है कि भाई आपको कहाँ तक पहुँचना है। एक केबल होती है उसी के थ्रू जो है वो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। अब अगर हम बात करें अनगाइडेड की, तो अनगाइडेड बोलते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को। मतलब कि यहाँ पे कोई भी गाइड नहीं होता है, मतलब कोई वायर लगा हुआ नहीं होता है और जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो आपके वेव के थ्रू होते हैं। मतलब कि जो एयर होती है उसमें सिग्नल ट्रैवल करते हैं और जो रिसीवर कंप्यूटर होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप की जो मीडिया होती है उसको बोलते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। आई होप आप लोग को इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन से गाइडेड होते हैं और कौन कौन से अनगाइडेड होते हैं। तो गाइडेड की अगर हम बात करें, गाइडेड को मैंने देखिए बता दिया आपको वायर्ड मीडिया बोलते हैं और अनगाइडेड को मैंने आपको बता दिया कि वायरलेस मीडिया बोलते हैं। तो गाइडेड में देखिए ये सारे जो है आपकी केबल्स होती हैं और अनगाइडेड में अगर हम बात करें तो ये सारी जो है वेव होती हैं। मतलब कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इन सारी वेव्स के थ्रू होता है और जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो इन सारी केबल्स की हेल्प से होता है। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की कि कौन कौन से वायर जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कौन कौन सी केबल जो होती हैं वो यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है वो एक स्पेशल टाइप की केबल होती है जहाँ पे कि जो वायर होते हैं वो ट्विस्ट किए हुए होते हैं और ये जो केबल होती है वो मेनली आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये भी दो टाइप की होती है, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी की फुल फॉर्म होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब कि जो एसटीपी होती है वहां पे एक शील्ड लगी हुई होती है इन वायर्स के ऊपर, तो इसीलिए उसको बोला जाता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस केबल के बारे में इतना ध्यान रखना है कि जो केबल है वो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में मेनली यूज होती है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस केबल को आप बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब बात करते हैं हम कोएक्सियल केबल की। तो देखिए कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें तो ये भी जो है केबल आपकी डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है और ये जो केबल है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा अच्छी केबल होती है। यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है इसकी, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये जो केबल होती है वो मेनली वीडियो ट्रांसमिशन के लिए होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घर में टाटा स्काई वगैरह के सेटअप बॉक्स लगे हुए होते हैं, तो जो एंटीना होता है उससे जो केबल आ रही होती है सेटअप बॉक्स में जिसमें कि एक सिंगल वायर होता है, तो उस केबल को ही हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। मतलब कि वही
केबल जो है वो आपकी कोएक्सियल केबल होती है। तो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की केबल की बात करते हैं जो कि है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इस केबल की अगर हम बात करें तो ये जो केबल है ये सबसे ज़्यादा फास्ट केबल होती है। मतलब जितनी भी केबल अभी तक हमने डिस्कस करी, दोनों केबल जो डिस्कस करी उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट केबल ये होती है। यहाँ पे इस केबल में जो है डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। मतलब कि जो इसकी कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही टाइम में जो है आपका टेराबाइट की स्पीड में या फिर जीबीपीएस की स्पीड में जो है आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये केबल जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है और इस केबल का एक एडवांटेज ये भी है कि इस पर कोई भी वेदर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस केबल को आप कहीं पे बिछा दीजिए, पानी में बिछा दीजिए, कीचड़ में बिछा दीजिए, कोई भी इस पर वेदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस केबल को जो है समुद्र में भी बिछाया जाता है। तो इस टाइप की जो केबल होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो आई होप आप लोग को फाइबर ऑप्टिक केबल भी समझ में आगे होगी। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आपको बताया कि जो वेव्स होती हैं उनके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। और वेव की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, लाइट वेव होती हैं। तो यहाँ पे जो हम ओनली उन वेव्स को ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है और ये यूनिडायरेक्शनल है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जो है ये वेव्स आपकी मूव कर सकती हैं, दोनों डायरेक्शन में ये मूव नहीं होती हैं। और साथ ही साथ ये जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। मतलब कि कोई वॉल है या कोई हिल है या मान लीजिए कोई माउंटेन है तो उसको क्रॉस करके ये वेव आपकी नहीं जा सकती। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन चाहिए होता है। मतलब कि जो एंटीना होंगे, मतलब कि सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा, उन दोनों के जो एंटीना होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कैरी की जा सकती है। तो इतनी चीज़ें जो कि आपको माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में। तो देखिए रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ये जो है फ्रीक्वेंसी इसकी होती हैं। और ये जो वेव होती हैं वो आपकी ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में ये आपकी मूव कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रेडियो वेव होती है ये आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी जो है क्रॉस कर सकती है। मतलब कि कोई बॉल है या कोई माउंटेन है तो उसको क्रॉस करके भी ये जो है आपकी जा सकती हैं। और इन वेव्स का जो है मेनली यूज आपका एफएम रेडियो वगैरह में भी किया जाता है या फिर जो है आपके कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं, टेलीविज़न जो होता है वहाँ पे भी जो है आपका इनका यूज़ होता है। तो यही सब है जो कि आपको रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में याद रखने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन के बारे में जो कि है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। तो देखिए इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होती हैं। तो ये जो वेव है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। और यहाँ पे देखिए इन वेव्स का भी डिसएडवांटेज ये है कि ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो है थ्रू ये पास नहीं हो सकती। और ये जो टेक्नोलॉजी है मतलब कि जो वेव है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो टीवी के रिमोट होते हैं, जो टीवी को कंट्रोल करने वाला रिमोट होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ही होती है। मतलब कि इंफ्रारेड वेव ही वहाँ पे वर्क करती हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा टीवी के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो रिमोट जो है वो आपका वर्क नहीं करता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं या फिर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाएं तब भी आपका रिमोट वर्क नहीं करता है। तो सिंपली शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए वेव जो है यूज होती हैं। तो आई होप आप लोग को इंफ्रारेड वेव भी समझ में आगे होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं ब्लूटूथ की। तो देखिए ब्लूटूथ भी क्या है, एक तरीके की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि शॉर्ट रेंज में यूज होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि आप मोबाइल फोन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है आपके माउस होते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके हेडफोन्स आते हैं उनको भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से। तो मतलब कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं होती है। मैक्सिमम जो है आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में 1 या 2 Mbps की स्पीड मिल सकती है। और ये भी जो है बहुत अच्छी ब्लूटूथ जो होगी उसमें देखने को मिलेगी, वरना जो है आपको नॉर्मली kbps की स्पीड में ही आपको डेटा ट्रांसमिशन स्पीड देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग को ब्लूटूथ भी समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम वायरलेस लैन की, जिसको कि हम WLAN भी बोलते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है WLAN। तो WLAN की अगर हम बात करें तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आप जानते ही हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी डिवाइस है अगर उन सब डिवाइस को आप वायरलेसली कनेक्ट कर दें तो उसी को हम बोलेंगे वायरलेस लैन या फिर WLAN।
मतलब कि सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो जो वाईफाई है उसी को आप वायरलेस लैन बोलते हैं। मतलब कि वाईफाई की हेल्प से आप लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं, डेस्कटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी डिवाइस हैं लोकल एरिया नेटवर्क में वो अगर आपने वाईफाई की हेल्प से कनेक्ट कर रखी हैं तो उसी को हम बोलेंगे WLAN। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक नेटवर्क में हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि जो सर्वर है वो कहाँ पे रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए सर्वर को प्लेस करने के लिए फॉलो करना होता है हमें 80-20 का रूल। अब ये 80-20 का रूल क्या होता है? देखिए 80-20 का रूल जो है वो ये होता है कि जहाँ पे 80% ट्रैफिक होता है आपके नेटवर्क का वहीं पे जो हम सर्वर को प्लेस करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं, सपोज कि ABC 3 बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके इस तरीके से लगे हुए हैं। A बिल्डिंग में 120 हैं, B बिल्डिंग में 20 कंप्यूटर हैं और C बिल्डिंग में 25 कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आपके A बिल्डिंग में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है? A बिल्डिंग में है। तो इसीलिए जो है हम सर्वर प्लेस कहाँ करेंगे? A बिल्डिंग में करेंगे, जिससे कि ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिल पाए। और इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि सर्वर जो है वो आपको कहाँ पे प्लेस करना है। मतलब कि कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि नेटवर्किंग वाले पोर्शन से ही मिलेगा और वहाँ पे देखिए आपको सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको चेक कर लेना है कि ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है। जहाँ ज़्यादा कंप्यूटर है वहीं पे आपका सर्वर प्लेस होगा। तो यहाँ पे जो है A वाली बिल्डिंग में आपका सर्वर लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से बिल्डिंग दे दूंगा और यहाँ पे पूछूं आपसे कि सर्वर कहाँ लगेगा, तो आप जो है एकदम बता देंगे कि A वाले ऑफिस में आपका सर्वर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 220 कंप्यूटर हैं जो कि बाकी जितने भी ऑफिस हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए सर्वर जो है वो आपका ऑफिस ए में लग जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वर को किस तरीके से प्लेस करते हैं एक नेटवर्क में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स को। तो देखिए प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखिए प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको इसलिए पड़ती है, मान लीजिए आपके पास में एक कंप्यूटर है और एक बी कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर जो है बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है वो जो है 1024 MBPS की स्पीड से कर रहा है, लेकिन जो बी कंप्यूटर है ये जो है 512 MBPS की स्पीड से ही रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो बचा हुआ डेटा होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कि पूरा डेटा यहाँ पर रिसीव ही नहीं होगा, जो बचे हुए पैकेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके लॉस हो जाएंगे। तो डेटा पूरा वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो इस केस में यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि जो बी कंप्यूटर है वो ए कंप्यूटर को बता सके कि आप जो है डेटा मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भेजो, जिससे कि जो है मैं पूरे डेटा को रिसीव कर पाऊँ। तो इसी चीज़ को बताने के लिए जो है प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि आपस में जो कंप्यूटर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं कि किस टाइप का डेटा जो है किस तरीके से ट्रांसमिट होना है, किस ट्रांसफर रेट पर ट्रांसफर होना है। तो इन सब चीज़ों में जो है आपको प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको कि शॉर्ट में HTTP बोला जाता है। तो देखिए इस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आपका हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि जो इंटरनेट है उस पर जो वेब पेज आप एक्सेस करते हैं तो वो इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। कोई भी वेब पेज आप इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे जो है आपका यही प्रोटोकॉल यूज में आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जितनी वेबसाइट होती हैं उनके आगे ये प्रोटोकॉल लगा रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस प्रोटोकॉल का वर्क क्या होता है। इसके अलावा देखिए इसका एक एडवांस वर्जन होता है जो कि HTTPS होता है। मतलब कि वहाँ पे S लगा रहता है, तो S का मतलब होता है सिक्योरिटी से। मतलब कि जो HTTPS है वो ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू HTTP। जब भी आप कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, मतलब कि कोई वेबसाइट पर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको जो है ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है HTTPS वाली वेबसाइट को ही यूज़ करें। अगर वहाँ पर HTTPS लगा हुआ नहीं है, मतलब कि S लगा हुआ नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट को यूज़ करने से आप बचें। वो अनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। तो आई होप आप लोगों को HTTP और HTTPS में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको कि शॉर्ट में FTP बोलते हैं। तो देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम ही होता है फाइल को ट्रांसफर करने का। नाम से पता चल रहा है ये जो प्रोटोकॉल है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है दो कंप्यूटर के बीच में, और ये जो है इंटरनेट पे वर्क करता है। जब भी कोई दो कंप्यूटर इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका ये प्रोटोकॉल वर्क में आता है, और इस प्रोटोकॉल को ही डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आप बताएंगे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो आई होप आप लोग को FTP प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको कि शॉर्ट में PPP बोला जाता है।
तो ये जो प्रोटोकॉल है इस्टेब्लिश करता है एक डेडिकेटेड कनेक्शन, मतलब कि दो कंप्यूटर्स के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, वहां पे ये प्रोटोकॉल आपका यूज होगा। कोई भी दो कंप्यूटर होगा जिनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा होगा तो वहां पे जो है आपका ये प्रोटोकॉल यूज में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब कि जहां से आप कनेक्शन ले रहे होते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो वहां से डायरेक्टली एक केबल आ रही होती है आपके घर में और आपके कंप्यूटर में लग जाती है, तो वहां पे जो है आपका ट्रिपल प्रोटोकॉल यूज में आएगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है। आई होप आप लोग को ये प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने में यूज होता है तो आपका आंसर होगा SMTP प्रोटोकॉल। देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई ईमेल सेंड करते हैं तो वो इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से सेंड होता है इंटरनेट पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि SMTP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स की। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपके IMAP और POP। तो इन दोनों प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। देखिए, IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए, जितनी भी फुल फॉर्म है इनको याद कर लेना क्योंकि एक दो नंबर में आपको फुल फॉर्म देखने को मिल सकती हैं। तो इन दोनों प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो दोनों ही जो प्रोटोकॉल हैं वो ईमेल को रिट्राइव करने के लिए यूज होते हैं। अगर सिंपल टर्म में मैं कहूँ तो ईमेल को रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है वो यूज होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आप ईमेल भेजेंगे तो कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प सेंड होगा, वो SMTP की हेल्प से होगा। लेकिन जब कंप्यूटर के पास में पहुंचेगा, मतलब रिसीवर वाले सर्वर पर जब पहुंचेगा और उसके बाद में जब कंप्यूटर पर रिसीव होगा तो वो होगा POP की हेल्प से या फिर जो है IMAP प्रोटोकॉल की हेल्प से रिसीव होगा। तो यही काम होता है इन दोनों प्रोटोकॉल का। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं TCP/IP की। तो देखिए, TCP/IP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल हैं जो कि कंबाइन होकर वर्क करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है डेटा को पैकेट में डिवाइड करके फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो TCP है इसका काम होता है डेटा को पैकेट में डिवाइड करना। मान लीजिए कोई बड़ा डेटा है तो TCP जो है उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा और जो IP है वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही काम होता है इन दोनों प्रोटोकॉल का। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टेलनेट की। तो देखिए, टेलनेट जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी कंप्यूटर अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना होता है, खास तौर पे कमांड लाइन इंटरफेस में, तो उस टाइम पे आपका टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। तो टेलनेट प्रोटोकॉल सिंपली किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है VoIP। अब VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, इंटरनेट पर वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि इंटरनेट की हेल्प से अगर आप ऑडियो कॉल्स करते हैं तो उस टाइम पे आपका ये प्रोटोकॉल यूज में आ जाता है। मतलब कि कोई भी ऑडियो कॉल अगर आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं तो वहां पे आपका VoIP प्रोटोकॉल यूज में आएगा। तो आई होप आप लोग को इस प्रोटोकॉल का भी यूज समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ वेब सर्विसेज के बारे में। तो पहली वेब सर्विस है चैट। तो चैट के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में जो है आप कम्युनिकेशन करते हैं ऑनलाइन, मतलब कि इंटरनेट पे टेक्स्ट के फॉर्म में जो आप बातचीत करते हैं उसी को जो हम बोलते हैं चैट। नेक्स्ट अब की अगर हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में भी सब लोग जानते होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक लाइव कम्युनिकेशन है मल्टीपल पीपल्स के बीच में। मतलब कि यहाँ पे कई सारे लोग जो है आपस में वीडियो कॉल करते हैं और कोई डिस्कशन करते हैं। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि जूम है, मीट है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन है। आप लोगों ने जो है लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी करी होगी, तो वहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल था आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है वेब ब्राउजर। तो देखिए, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर के बारे में वैसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइकन देख के आपको पता लग गया होगा। जो वेब ब्राउजर होते हैं वो स्पेशल टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। मतलब कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो करता क्या है, आपको इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। मतलब कि एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। मतलब वेब को ब्राउज करने वाला। वेब का मतलब होता है इंटरनेट और ब्राउजर मतलब उसको ब्राउज करने वाला। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं वेब सर्वर की। तो देखिए, वेब सर्वर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जहां से कि आपको कंटेंट रिसीव होता है। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो जो कंटेंट होता है वो किसी ना किसी वेब सर्वर पे पड़ा हुआ होता है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो किसी भी वेबसाइट का जो डेटा होता है वो एक कंप्यूटर पे सेव होता है, तो उस कंप्यूटर को ही हम बोलते हैं वेब सर्वर। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उस डेटा के लिए तो वेब सर्वर के पास जाती है और वेब सर्वर जो है आपको उस डेटा को प्रोवाइड कर देता है। तो जो रिक्वेस्ट होती है वो हम किसके थ्रू करते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू
करते हैं। तो वेब ब्राउजर जो हमारी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक सेंड कर देता है और वेब सर्वर हमें वो डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो वेब सर्वर सिंपली वो कंप्यूटर होता है जिसपे कि किसी भी वेबसाइट का डेटा स्टोर किया हुआ होता है। आई होप आप लोगों को ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वेबसाइट की। देखिए वेबसाइट को सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जिसमें कि आपकी इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है या फिर कोई और मीडिया हो सकती है। तो वेबसाइट जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। जिस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट होगी उसी टाइप के जो वर्क होंगे वो उस वेबसाइट पर आप परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि SBI.com की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग वेबसाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें Google.com की तो वो एक सर्च इंजन है, वहाँ पे आप सर्चिंग कर सकते हैं। YouTube.com की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियोस को ब्राउज कर सकते हैं। तो मतलब कि ये सब क्या है, वेबसाइट है। तो पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस होती है आपकी वेबसाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अब बात करते हैं वेब पेज की। तो वेब पेज को अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो वेबसाइट का जो इंडिविजुअल पेज होता है उसी को हम बोलते हैं वेब पेज। मतलब किसी वेबसाइट का जो पेज होता है उसी को वेब पेज बोला जाता है। और इस वेब पेज पे कुछ भी आपका हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, इस टाइप का कुछ भी कंटेंट हो सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेब पेज क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वेब एड्रेस की। तो देखिए वेब एड्रेस की अगर हम बात करें तो वेब एड्रेस का मतलब होता है कि वो एड्रेस जिसकी हेल्प से जो है वेबसाइट आप ओपन कर पाते हैं। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसका जो एड्रेस होता है उसी को वेब एड्रेस बोला जाता है। और इसके लिए दूसरा टर्म भी यूज होता है जो कि है URL, मतलब कि इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं किसी भी वेब पेज का या फिर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसी को हम बोलते हैं वेब एड्रेस या फिर URL। जैसे कि यहाँ पे wikipedia.com है तो ये जो पूरा है क्या है, वेब एड्रेस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो इस तरीके से ये जो पूरा है इस पूरे को भी आप वेब एड्रेस बोलेंगे या फिर आप इसको URL भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो कि है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो किसी भी वेबसाइट को दिया गया एक यूनिक नेम जिसकी हेल्प से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं उसी को हम डोमेन नेम बोलते हैं। मतलब कि किसी वेबसाइट का जो नेम होता है उसी को डोमेन नेम बोला जाता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो एक्चुअली किसी न किसी कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं। उनका जो कंटेंट होता है वो किसी न किसी कंप्यूटर पे स्टोर होता है और उस कंप्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसको कि हम बोलते हैं IP एड्रेस। लेकिन IP एड्रेस सारी वेबसाइट के याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए IP एड्रेस को क्या कर दिया गया है, नेम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, क्रिकबज है, तो ये जितनी भी वेबसाइट है इनका डेटा किसी न किसी कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा होगा और उस कंप्यूटर का कोई ना कोई IP एड्रेस होगा न्यूमेरिक फॉर्म में। लेकिन उस IP एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया है। तो जो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और क्रिकबज हो गया, यही है इनके डोमेन नेम। मतलब कि इसी पार्ट को हम डोमेन नेम बोलते हैं। जो एक्चुअल पार्ट है, मतलब जो नाम वाला पार्ट है, उसी को हम डोमेन नेम बोलते हैं। गूगल, फेसबुक, क्रिकबज ये डोमेन नेम हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन नेम एक्सटेंशन की। देखिए हर एक वेबसाइट के साथ में डोमेन नेम एक्सटेंशन लगी होती है, जैसे कि .com है, .gov है, .org है। तो यहाँ पे देखिए इन एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, .com है तो कॉमर्शियल है, .gov है तो गवर्नमेंटल वेबसाइट है। मतलब कि जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। हर कंट्री का अपना डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो .in है, US का .us है और जापान का .jp है। तो इस तरीके से वेबसाइट के लास्ट में जो डॉट करके लगा होता है उसी को बोलते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग की। तो देखिए वेब होस्टिंग की अगर हम बात करें तो वेब होस्टिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे कि जो वेबसाइट का डेटा होता है वो किसी सर्वर पे स्टोर होता है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं, तो आपकी जो वेबसाइट होगी उसका डेटा आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे। तो जिस कंप्यूटर पे स्टोर करोगे वही कंप्यूटर उसका हो जाएगा होस्ट। मतलब कि वेबसाइट का कंटेंट जो कंप्यूटर स्टोर कर रहा है उसको ही हम बोलेंगे वेब होस्ट। उस वेबसाइट का वेब होस्ट वो हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेब होस्टिंग। और देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो कंप्यूटर होता है जिसपे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। मतलब वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसको होस्ट करने के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेब होस्टिंग। और जिस कंप्यूटर पर वो स्टोर हो रहा होता है उस कंप्यूटर को बोला जाता है वेब सर्वर। आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं HTML की। तो देखिए HTML क्या है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं। मतलब जो वेब पेज आप देखते हैं इंटरनेट पे उन वेब पेजेस को HTML की हेल्प से ही डिजाइन किया जाता है। तो एक लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन है, C++ है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये जो है मार्कअप लैंग्वेज है, वहाँ पे प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन लैंग्वेज की हेल्प से। लेकिन HTML की हेल्प से जो हम क्या करते हैं, वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर होगी।
अब बात करते हैं XML की। तो XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए ये भी मार्कअप लैंग्वेज होती है, लेकिन ये HTML की तरह नहीं है, ये आपकी डिफरेंट है। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करने का, मतलब कि जो डेटा है उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है XML का। ये वेब पेज को डिज़ाइन नहीं करती है और ना ही ये जो है HTML का रिप्लेसमेंट है। HTML का काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन करना, लेकिन इसका काम होता है वेब पेज पे डेटा को स्टोर करना या फिर जो है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा HTML और XML में एक डिफरेंस और होता है कि जो XML होता है वहाँ पे जो है टैग आपके पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, मतलब कि आप अपने टैग नहीं बना सकते। लेकिन जो XML होता है इसमें जो है आप अपने टैग डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि आप चाहें तो खुद के टैग बना सकते हैं। लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे प्री डिफाइंड टैग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है XML में प्री डिफाइंड टैग नहीं होते हैं, मतलब टैग जो है एक तरह की कमांड है जिनकी हेल्प से जो है वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। तो वो जो कमांड है वो HTML में प्री डिफाइन होती है, पहले से बनी हुई होती है, वही आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन XML में आप खुद की कमांड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है HTML और XML में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि XML क्या होता है। तो इसी के साथ जो है आपका नेटवर्किंग वाला पोर्शन भी एंड हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।